हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल ही सिडबी ग्रेड ए का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और वहाँ पर उन्होंने थोड़े चेंजेस किए हैं। एक्चुअली यहाँ पर पैटर्न की जगह पे एक्चुअली सिलेबस अप्रोप्रिएट वर्ड होता, लेकिन उन्होंने सिलेबस दिया नहीं है। ठीक है, इसलिए फिर मैंने ये लिखा है कि 90% पैटर्न इज सिमिलर टू आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ये एक वर्ड लिखा है। उसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल अवेयरनेस लिखा है, बैंकिंग अवेयरनेस लिखा है। उसके बाद 50 मार्क्स का वहाँ पर एमसीक्यू है, ईएसआई फाइनेंस बैंकिंग रिलेटेड। एंड उसके बाद आरबीआई में जैसा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वैसा डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लेकिन ये थोड़ा सा मिक्सअप होगा, मतलब जो सब्जेक्ट नॉलेज प्लस आपका इंग्लिश रिटन स्किल। ठीक है, इंग्लिश का आपका जो राइटिंग स्किल है वो आपको यहाँ पर मतलब आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक सब्जेक्ट स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि जो टॉपिक आने वाले हैं वो आपको दो टॉपिक पे लिखना है। जहाँ पर एक टॉपिक होगा, जैसे मान लीजिए बैंकिंग रिलेटेड हो सकता है या फाइनेंशियल रिलेटेड हो सकता है या इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेटेड भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो एग्जाम का पैटर्न है नियर अबाउट मैं इसको 90% आरबीआई ग्रेड बी के पैटर्न या सिलेबस के हिसाब से इसको देखता हूँ। और सबसे मतलब यहाँ पे इन्होंने एक मतलब हम कहते हैं ना कि एक मिस्टेक यहाँ पर ये किया है कि इन्होंने सिलेबस नहीं दिया है। अगर सिलेबस नहीं दिया है तो स्टूडेंट कैसे प्रिपरेशन करें? ठीक है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी। लेकिन क्या है, हमारे पास आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम है जहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज नाम का एक सब्जेक्ट है। सिमिलर टाइप का सब्जेक्ट नाबार्ड में भी है, वहाँ पर भी उसको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कहते हैं, लेकिन उसका थोड़ा ओरिएंटेशन जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड के तरफ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम मतलब ऐसे स्टूडेंट के लिए इजी हो सकता है कि जो पहले से ही आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्वांट रीजनिंग है, इंग्लिश है, इसकी तैयारी पहले से करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो जीए कहा है, मतलब यहाँ पे मैंने जीए लिखा नहीं है, जनरल अवेयरनेस जो है वो मतलब उन्होंने नॉर्मल जनरल अवेयरनेस विथ फोकस ऑन ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस एंड बैंकिंग कहा है। इसीलिए मैं इसको आरबीआई ग्रेड बी के करीब मानता हूँ। और यहाँ पर एक थोड़ा सा उन्होंने हम कहते हैं कि इंजस्टिस किया है कि यहाँ पर इन्होंने एज जो है मैक्सिमम सिर्फ 28 रखा है। लोगों का मतलब कहना है कि 30 होना चाहिए। एंड क्वालिफिकेशन में भी इन्होंने क्या किया है कि जो प्लेन ग्रेजुएट है स्पेसिफिकली आर्ट्स कॉमर्स साइंस के, उनको अलाउ नहीं किया। तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ और हम सिडबी को रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी जो स्टूडेंट है उनको भी अलाउ करें, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखा है कि अगर मान लो रिस्पांस नहीं मिला तो वो नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया जो है रिलैक्स कर सकते। तो देखते हैं, अभी इस पे फोकस करेंगे कि ये सिलेबस पैटर्न कैसा है। उसके बाद दूसरा मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम वो इशू एड्रेस करेंगे कि एज का। और बाकी के भी आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में पोस्ट कीजिए, तो मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा सब्सिक्वेंट वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, मतलब अगर आप देखेंगे ना, देखो यहाँ पे लिखा है क्लियरली उन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जैसे ऑब्जेक्टिव में ये एमसीक्यू है, एंड यहाँ पर भी इकोनॉमिक एंड सोशल इशू लिखा है उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे आरबीआई के ग्रेड बी के एग्जाम में इंग्लिश का वेट है 30 मार्क का है, यहाँ पे भी 30 का है। रीजनिंग का वेट है 60 का है, यहाँ पे भी 60 का है। बस इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, क्वांट का वेटेज ज़्यादा दिया है। आरबीआई में यहाँ पे 80 होता है एंड यहाँ पर 30 होता है। तो अगर आप 30 यहाँ से यहाँ दे देंगे तो ये 80 हो जाएगा, यानी कि जिसका क्वांट अच्छा है उसको भी काफ़ी स्कोप है यहाँ पर। क्योंकि ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों का मार्क मिला के आपका डिस्क्रिप्टिव का मार्क टोटल होगा। मतलब यहाँ पे एक ही फेज में एग्जाम होने वाला है। वैसे जैसे आरबीआई का अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है। यहाँ पर एक ही फेज में वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव लेने वाले हैं। यहाँ पर क्या अगर आप देखेंगे ना, कंप्राइजिंग, ये एक्चुअली जनरली आरबीआई में क्या होता है, इंग्लिश का पेपर अलग होता है एंड ईएसआई फाइनेंस का पेपर अलग होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा ट्राई किया है कि ये दोनों एक ही पेपर में हो जाए। एक ही पेपर में कैसे हो जाए, जहाँ पे जैसे मान लो बिजनेस लेटर राइटिंग है तो यहाँ पर वो आपकी इंग्लिश की जो आपका इंग्लिश का जो स्किल है वो चेक कर सकते हैं। एंड जो ऐसे होंगे उसमें से दो ऐसे होने वाले हैं, फाइनेंशियल, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। यानी कि यहाँ पर एरियाज देखेंगे तो नियर अबाउट 4 एरियाज है। ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, बैंकिंग है एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। तो ये 4 मुझे लगता है वहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, वो 4 से 5 6 ऑप्शन हो सकते हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 पे ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर बाकी जो एग्जाम होता है, जैसे कुछ लोग इसको एसबीआई
पीओ से भी कंपेयर कर सकते हैं। सुबह ही मैंने आकाश यादव सर से डिस्कस किया था, तो वो कह रहे थे कि मुझे ये थोड़ा सा पैटर्न जो है वो एसबीआई पीओ जैसे लगता है, क्योंकि वो ऑब्वियस है कि वो नॉर्मल बैंक की एग्जाम को कैटर करते, तो वो उस एंगल से देख रहे हैं। और मैं जो रेगुलेटरी बॉडी को देखता हूँ पूरा कैटर करता हूँ, तो मुझे ये पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लाइन लगता है, क्योंकि एसबीआई में क्या होता है ना, ये जो एसेस होते हैं वो जनरल टॉपिक पे होते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे स्पोर्ट्स आ सकता है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड आ सकता है, यहाँ पर वहाँ पर कोई फिलोसॉफिकल ऐसे भी आ सकता है, और वहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्टडी करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती कंटेंट की। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज लिखा है, फाइनेंशियल इश्यूज लिखा है, बैंकिंग अवेयरनेस लिखा है, यानी कि हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये जो टॉपिक है इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो जो लोग ऑलरेडी आरबीआई का प्रिपरेशन करने वाले कर रहे हैं, उनको यहाँ पर अलग से कोई करने की ज़रूरत नहीं। बस यहाँ पे क्या है, आपको आरबीआई में क्या होता है, लेटर राइटिंग नहीं होता है, तो बिजनेस लेटर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो लोग आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज वो जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान एग्जाम हो जाएगा। और यहाँ पर अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन यहाँ पर कम रह सकता है, क्योंकि परसेंटेज का भी क्राइटेरिया है, एज का भी क्राइटेरिया है, उसके बाद कॉमन जो ग्रेजुएट है बीए बीकॉम बीएससी उनको भी यहाँ पर अलाउ नहीं किया है। अगर उनको अलाउ कर देंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट जो नोटिफिकेशन आए उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कंपटीशन कम लग रहा है। इसलिए जो लोग देखो जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है वो कितने परेशान हो गए, मतलब वो इतना ट्राई कर रहे हैं कि हमें चांस मिले, मतलब एप्लीकेशन करने का चांस नहीं मिल रहा है लोगों को। तो जो लोग यहाँ पे एलिजिबल है, जो लोग सेटिस्फाई करते हैं क्राइटेरिया, उनको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए। बहुत सालों बाद, 7-8 सालों बाद ये नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पे जो सैलरी लिखाया हुआ है ना, ये प्री रिवाइज सैलरी है, अभी रिविजन नहीं हुआ यहाँ पर। मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लूँगा रिसेंटली, क्योंकि अभी वहाँ की उनकी सैलरी देखेंगे ना तो वो पुरानी, क्योंकि लेटेस्ट वहाँ पे तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया ग्रेड ए, तो इसलिए मैं देखता हूँ कि वहाँ पर अभी अगर ग्रेड बी की भी किसी की सैलरी मिले तो हम देखते हैं ट्राई करके, तो कंपेयर कर सकते हैं हम कि उनको कितनी सैलरी अभी मिल रही है। लेकिन उनका रिवीजन अभी बाकी है, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो वो जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है ना, वो मतलब अगर आप इनके हिसाब से देखेंगे वो थोड़ा इंग्लिश का पेपर है, क्योंकि आरबीआई का जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव का, ईएसआई का, फाइनेंस का, उसका जो आप आंसर है वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या क्या है, ऑल टेस्ट एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्टिव विल बी प्रोवाइडेड इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपका जो यहाँ का डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको प्रॉपर बैलेंस रखना पड़ेगा। उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किया है, यानी कि सब्जेक्ट को भी वेटेज देना पड़ेगा। एंड ये इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज का, इसलिए हमें इंग्लिश का जो आपका राइटिंग स्किल है, सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट है, स्पेलिंग है, ग्रामर है, उसको भी यहाँ पर फ्रेमवर्क आपको फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ पर उन्होंने दिया है कि स्कोर्स इन दी इंडिविजुअल टेस्ट कट ऑफ से, यानी कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी होने वाला है अलग अलग सेक्शन के लिए। और यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जो 50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर है वहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि ये इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, यानी कि इसका जो इंक्लिनेशन है थोड़ा इंग्लिश की तरफ ज़्यादा है। लेकिन सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किया, इसलिए सब्जेक्ट नॉलेज भी वहाँ पर होना चाहिए। मैं आरबीआई में हर बार स्टूडेंट को कहता हूँ कि आरबीआई का जो इंग्लिश का पेपर है दैट इज़ प्योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, और वो आरबीआई का जो ईएसआई एफएम का पेपर है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव लिखना है, वो सब्जेक्ट नॉलेज का पेपर है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या उन्होंने दोनों का ब्लेंड किया है। कहने को तो ये कह रहे हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन किए, यानी कि उनको सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग वाले भी स्टूडेंट यहाँ पर चाहिए है। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कहा है कि ये इंक्लाइन टूवर्ड्स आरबीआई ग्रेड बी है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बस आपको वो लेटर राइटिंग की अलग से प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज स्टूडेंट्स के डिमांड पे हमने सिडबी का भी अलग से कोर्स ज्वाइन किया है, तो आपको अगर आरबीआई का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट आरबीआई का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सिडबी का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने एक मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी बहुत कम दिन बचे हैं, अगर आप देखेंगे तो 40 के आसपास डेज अभी बचे हैं हमारे पास, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करना चालू करना चाहिए। और जो लोग जिनका एम बस आरबीआई है, ग्रेड बी है, उनको कहीं नहीं जाना है, लेकिन वो यहाँ पर आपका जो हम कह सकते हैं ये आपका एक लाइव मॉक टेस्ट हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक अंदाज़ा आएगा कि आप क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप कैसा परफॉर्म कर सकते हैं विद कंपटीशन। यहाँ पर ये एग्जाम देने के बाद आपको पता चलेगा। तो ये मेरे तरफ से यही था। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है
तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, मैं अगले 1-2 वीडियो में उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।